द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2014 के बाद ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि बैंक का दिवालिया होने वाला है। बैंक जो है, बैंकों पर इतनी शर्तें, इतनी चीज़ें, इतनी बातें और इतना कट, जितना अब बैंकों में पैसा कट होने लगा है लोगों का, इतना पहले कभी नहीं हुआ है। छोटी छोटी कटौती तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है। कभी कम बैलेंस की वजह से पैसा कट जाता है, कभी एटीएम का पैसा देना पड़ता है, कभी यूपीआई का भी पैसा बैंकों को देना पड़ता है, ऑनलाइन चार्जेस भी बैंकों को देने पड़ते हैं। हर तरह के चार्जेस बैंक में लगते हैं। पहले ऐसे चार्जेस नहीं थे और अब बैंकों की स्थिति कैसी हो गई आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये भागा वो भागे, यहाँ का पैसा गया वहाँ का पैसा गया। आप ये रोज़ाना खबरें पढ़ते रहते हैं। तो बैंक सेक्टर किस तरीके से धड़ल्ले से गिर रहा है, ये 2014 के बाद आपको करीब से देखने को मिल गया है। नोटबंदी के बाद क्या हाल हुए, नए नए तरीके से जो चार्जेस बढ़े बैंकों के, वो सब, उन सब चीज़ों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। अब एक और बैंक जिसमें से पैसे निकालने की एक सीमा तय कर दी गई है। अब उस बैंक से केवल उतना ही रुपया निकाल पाएंगे जितना आरबीआई कह रहा है। दरअसल आरबीआई ने बेंगलुरु में 10 नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति कारण ये सिर्फ 50,000 तक ही भुगतान कर सकेगा। यानी अगर आपका खाता नेशनल कोऑपरेटिव बैंक में है तो आप जो है 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बेंगलुरु के सबसे पुराने संस्थानों में से एक द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण सीमाएं लगा दी। बैंक अब सभी खातों में जमाकर्ताओं को केवल 50,000 तक का ही भुगतान कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक को ऋण नवीनीकृत करने, निवेश करने, देनदारियां बनाने, भुगतान करने या नई जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बेंगलुरु के सबसे पुराने संस्थानों में एक द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर कई सीमाएं जारी की, जिससे वो सभी प्रकार के खातों में जमाकर्ता को केवल 50,000 रुपये तक वितरित करने में सक्षम हो गया। आरबीआई के अनुसार व्यापार सीमाएं 24 जुलाई 2023 से शुरू होकर 6 महीने के लिए प्रभावी हैं और समीक्षा के अधीन हैं। 24 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित द नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर व्यावसायिक सीमाएं लगा दी हैं। साथ ही प्रति खाता 50,000 रुपये की जमा निकासी सीमा भी लगा दी है। यानी आपको अगर कहीं इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके बैंक में आपके ही पैसे का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, सिर्फ 50,000 रुपये का इस्तेमाल कर पाओगे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय स्थिति कारण की गई है और कई बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति है, वित्तीय स्थिति खराबी है। परिणाम स्वरूप आरबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बैंक को केंद्रीय बैंक से पूर्वानुमति के बिना नए ऋण देने का, नई जमा स्वीकार करने की अनुमति भी नहीं है। आरबीआई के अनुसार जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम जमा बीमा दावों में जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेगा। हालांकि नियामक के अनुसार व्यावसायिक सीमाएं स्थापित करने से बैंकिंग लाइसेंस समाप्त नहीं होता है। आरबीआई के अनुसार बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक सीमा के साथ बैंकिंग परिचालन जारी रखेगा। यानी एक लिमिट के अनुसार वो अपनी बैंकिंग प्रक्रिया में लगा रहेगा। लेकिन अब समझिए कि आने वाले समय में किस तरीके से बैंकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, ये अपने आप में दर्शाता है। देखिए, भास्कर का एक जो है आर्टिकल है कि मोदी सरकार में एनपीए चरम पर, 6 सालों में बैंकों का जितना पैसा डूबा उसमें 85% रकम सरकारी बैंकों की। अब देखिए, ये खबर जो है 16/1/2021 की है, जो आर्टिकल छपा था, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि तब भी समझिए क्या हालत थी और आज कैसे हालत बैंकों की हो गई। मोदी सरकार में अब तक, जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था 2021 की बात है, 2 साल बीत चुके हैं, इसलिए समझिएगा। अब इसमें लिखा अब तक 875,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हो चुका है। दिन था 27 दिसंबर 2019। मुंबई की रहने वाली 48 साल की ट्यूशन टीचर सुमन गुप्ता पंजाब महाराष्ट्र बैंक के सामने भीड़ में खड़ी रो रही थी। सुमन की जुबान ये कहते हुए लड़खड़ाने लगी थी है कि उन्होंने 20 साल से पैसे जोड़े, लेकिन बेटी के एमबीए में एडमिशन के लिए वो अपना ही बैंक से पैसे वापस नहीं निकाल पा रही।
अब द ओरिएंटल बैंक के साथ जो हो रहा है वहाँ भी ऐसे ही होगा। वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे रोते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे कि पैसा उन्होंने जमा किया इस उम्मीद में, इस अभिलाषा में कि आने वाले समय में जब उनको उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकाल लेंगे और उस पैसे से अपने बच्चे का एडमिशन, अपने पति की बीमारी या अपने पिता किसी की भी जहाँ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, शादी है बेटी की, कहीं भी तो वो पैसा इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन यहाँ आप समझिए वजह है आरबीआई ने पीएमसी के सभी मेजर बैंकिंग एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। मतलब जितने बैंक थे उन पर सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसके चलते कोई भी एक दिन में 1000 रुपये से ज़्यादा की रकम नहीं निकाल सकता था। आर्टिकल में लिखा हुआ कि पुरानी कहानी हम क्यों सुना रहे हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट पेश की है। इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए का भी जिक्र है। बीते दशक में 4 साल मनमोहन तो 6 साल मोदी सरकार बन रही। मनमोहन सरकार के आखिरी 4 साल 2011 से 14 के बीच एनपीए की बढ़ने की दर 150% रही, जबकि मोदी सरकार के शुरुआती 4 साल में इसके बढ़ने की दर 178 रही। प्रतिशत में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि मनमोहन ने एनपीए को 2,64,000 करोड़ पर छोड़ा था और मोदी राज में 9 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या। इस मुगलते में मत रहिए, ये मामला सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको एनपीए और इससे जुड़े आंकड़ों को इत्मीनान से समझना होगा। अब एनपीए क्या है? जब कोई व्यक्ति या संस्थान बैंक से लोन लेकर उसे वापस नहीं करती है तो उस लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी नियमों के तहत रिकवरी की जाती है। ज़्यादातर मामलों में रिकवरी हो ही नहीं पाती, या होती भी है तो ना के बराबर। नतीजन बैंकों का पैसा डूब जाता है और बैंक घाटे में चला जाता है। कई बार बैंक बंद होने के कगार पर भी पहुंच जाते हैं और ग्राहकों के अपने पैसे फंस जाते हैं। ये पैसे वापस तो मिलते हैं, लेकिन तब नहीं जब ग्राहकों को ज़रूरत होती है। समझ गए आप? पैसा कौन कौन लेके भागा, 9 लाख तक कैसे पहुंच गया एनपीए, समझिए। पीएमसी के साथ भी यही हुआ था। उसने HDIL नाम की एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी को 4000 करोड़ से ज़्यादा का लोन दे दिया था, जो बाद में खुद ही दिवालिया हो गई थी। लोन को देने में भी पीएमसी ने आरबीआई के नियमों को नज़रअंदाज किया था। और आज क्या है पीएमसी की हालत, आप देख रहे हैं। साल 2020 में बैंकों का जितना पैसा डूबा उसमें 88% रकम सरकारी बैंकों की थी। कमोबेश पिछले 10 साल से यही ट्रेंड चला आ रहा। सरकारी बैंक मतलब आपकी बैंक, इन्हें पब्लिक बैंक भी कहा जाता है। जब सरकारी बैंक डूब जाते हैं तो सरकार या आरबीआई इनके मदद के लिए सामने आते हैं, जिससे सरकारी बैंक ग्राहकों के पैसे को लौटा सके। आरबीआई या सरकारी वित्तीय संस्थाएं सरकारी बैंकों को मदद के लिए जो रकम देती है वह कहाँ से लाती है? इस आपके जेब से। ये बात भी समझिएगा, वो पैसा कहीं और पैदा नहीं होता, आपकी जेब से। यानी आपका पैसा लेकर नीरव और माल्या जैसे लोग भाग जाएं, या फिर बैंक आपकी ही जमा पूंजी को आपके ज़रूरत पर देने से मना कर दे, फिर सरकार आपके ही पैसों से बैंक की मदद करे, तब जाकर कहीं आपको पैसा मिले। है ना कमाल की बात? घुमा फिरा के इस स्ट्रक्चर को समझिए कि आरबीआई या सरकारी वित्तीय सरकारी संस्थाएं बैंकों को मदद के लिए जो रकम देती है वो कहाँ से आती है? सवाल है। आप अगर अभी पैसा नहीं दे तो बाद में पैसा कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो आपके जेब से आप पैसा आता है। यानी आपका पैसा लेकर नीरव और माल्या जैसे लोग अगर भाग जाएं, फिर बैंक आपकी ही जमा पूंजी को आपके ज़रूरत पर मतलब देने से मना कर दे, फिर सरकार आपके ही पैसों की मतलब मदद से बैंक की मदद करे, तब जाकर कहीं आपको आपका पैसा मिले। घुमा फिरा के इसमें घाटा किसका है? आम जनता का घाटा है, लेकिन जनता समझ नहीं पाती। तो ये चीज़ें जो निकल कर सामने आई वो इशारा कर रही हैं किस तरीके से देश नुकसान में पहुंचा है 2014 के बाद और बैंकों का ये हाल हो गया। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, आगे सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।